हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पॉलिटी का कुछ पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसमें सारा करंट अफेयर भी कवर होगा। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स, मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग के लिए एनालिसिस होता है वो भी हम साथ में देखते जाएंगे। एंड जो लास्ट हम पॉलिटी का कवर करा था हमने, वो था शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। 42 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं एज पर लेटेस्ट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। एक प्रॉपर लिस्ट प्ले लिस्ट बनी हुई है, सो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हो। उसमें भी विद मेंस एनालिसिस ही सारा कुछ कवर करा गया है। एंड 42nd चैप्टर के बाद ना आगे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देन सम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं 42nd के बाद, वो सारे के सारे हम एक साथ ही कवर करेंगे। बट उससे पहले हम इलेक्शंस वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 10 है ये लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल डायनामिक्स उस पार्ट 10 का नाम है। एंड चैप्टर 78 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो रीजनल पार्टीज, ये वाले जो चैप्टर हैं हम इलेक्शन का जितना भी सारा प्रोसेस है वो समझने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम कैसा है, क्या क्या रिफॉर्म्स हो चुके हैं। ये सारी चीजें कवर करने के बाद ही हम आगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इलेक्शन है क्या? ऑल राइट, 3 टर्म्स हैं: इलेक्शन, इलेक्टोरल सिस्टम एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पहले इनमें डिफरेंस देखते हैं। इलेक्शन क्या है? सो ये एक फॉर्मल कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है एंड वो रिप्रेजेंटेटिव फिर एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है। अब ये फॉर्मल प्रोसेस कैसे है? क्योंकि जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं हमें पता है कि प्रॉपर रूल्स फॉलो करे जाते हैं, उसके लिए रेगुलेशंस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ रेगुलेशंस निकालता है, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लॉज फॉलो करे जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। कलेक्टिव कैसे हैं? लोग जब भी वोटिंग करते हैं एक साथ आकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। देखिए, जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी एरिया में इलेक्शंस होते हैं तो 3 या 4 कैंडिडेट्स उस एरिया में फाइट करने के, इलेक्शंस को फाइट करने के लिए खड़े होते हैं। और जो लोग होते हैं कलेक्टिवली किसी एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए वोटिंग डालते हैं। सो एक कलेक्टिव प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? लोग करते हैं। लोग उन कैंडिडेट्स में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को, किसी एक कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं एंड फिर वो कैंडिडेट जो होगा वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है। ये तो हो गया इलेक्शन। अब इलेक्शन की भी आगे टाइप होती हैं। जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, बाई इलेक्शन हो सकते हैं एंड मिड टर्म पोल्स हो सकते हैं। अच्छा, ये टाइप ना हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं अब सेकंड क्या है। सेकंड है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब है वोटिंग सिस्टम, कि किसी कंट्री का वोटिंग सिस्टम कैसे हो सकता है। अच्छा, किसी भी कंट्री का वोटिंग सिस्टम इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर डेमोक्रेसी कैसी है। देखिए, जब भी हम डेमोक्रेसी का सोचते हैं तो हमारा जो फर्स्ट माइंड कहाँ पर जाता है? इलेक्शंस की तरफ जाता है, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, हम मिनिस्टर्स को चूज कर रहे हैं। तो हम, हमारे यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी है। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नो, डेमोक्रेसी जो हो सकती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। सो ये वोटिंग सिस्टम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। डायरेक्ट जिसमें लोग डायरेक्टली डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि लोग डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे इंडिया में क्या है? यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या हम लोग डायरेक्टली जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग होती है इंडिया में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। क्या हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में? नहीं। अनलेस एंड अनटिल हम उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस का पार्ट हैं, हमारा कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो हमारे यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लॉज बने होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लॉज, कुछ आर्टिकल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑफिसेस बनेंगे। जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही कुछ पार्लियामेंट लॉज लेके आएगा। ये लॉज ही डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर कहीं पर रेफरेंडम हो रहा है, प्लेबिसाइट हो रहे हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं।
सो कैसे इलेक्शंस की आउटकम को डिसाइड करा जाएगा, कैसे रिजल्ट निकाले जाएंगे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं प्रॉपर लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। तो हमारे यहाँ पर वोटिंग सिस्टम कैसा आता है, हमारे यहाँ पर हो रहता है जनरल इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको भी आगे हम कवर करेंगे। एंड देन हमारे यहाँ पर एक सेकंड और सिस्टम भी यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है। ये सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का विद प्रॉपर एग्जाम्पल एक टेबल बनाकर मैं अलग वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हो जाकर। सो ओके, ये तो हो गया इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें आता है हमारा वोटिंग सिस्टम कैसा है। देन थर्ड टर्म है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है इंडिया का वो डेवलप कैसे हुआ है, इवॉल्व कैसे हुआ है विद टाइम। इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था एंड अब इंडिपेंडेंस के बाद कैसा है, एंड इसमें अब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। जैसे कि अब क्या प्रपोज कर रहे हैं, जैसे कि कोविंद जो कमेटी थी उसने प्रपोज करा था कि वन नेशन होना चाहिए एंड उसके लिए वन इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। मतलब कि जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं, जो भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ऐसे ही जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, सबके लिए एक ही इलेक्शन होना चाहिए, एट द सेम टाइम ही होना चाहिए। मतलब कि डिफरेंट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये क्या है, ये एक रिफॉर्म है। ईवीएम मशीन आई, वीवीपैट सिस्टम आया, ये सारे के सारे क्या है, रिफॉर्म है। ये भी आगे हम कवर करेंगे कि कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में कैसे था एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कैसे आगे आगे रिफॉर्म्स हुए हैं, एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस को भी अब प्रपोज करा गया है। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्शंस की जो टाइप है, जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन एंड मिड टर्म पोल्स, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, आप आराम से सुनते जाइए, चीज़ें समझ आ जाएंगी, इनको अलग से कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जितना भी देखिए लक्ष्मीकांत में दिया गया है उससे ज़्यादा ही कवर होगा, इनफैक्ट बहुत डिटेल में कवर होगा, सो दैट जब भी कोई मेंस में क्वेश्चन आएगा आई गारंटी कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, जनरल इलेक्शंस क्या है, जब किसी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वो जनरल इलेक्शंस होते हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा, देखिए हमारे इंडिया में अगर लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है 543 सीट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए इंडिया इतना बड़ा है तो यहाँ पर एट द सेम टाइम सारे के सारे इंडिया के लिए साइमल्टेनियसली इलेक्शंस कंडक्ट करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो एरियाज क्या है, उन एरियाज को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब उनके लिए एक अलग कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन। वही कमीशन डिसाइड करता है कि ठीक है ये वाला एरिया कितना होगा एंड ये वाला एरिया कितना होगा। अब ये देखिए एक जनरल इलेक्शन बन गया पूरे इंडिया के लिए, जब लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा की सारी सीट्स को फिल करना है। अब ऐसे ही स्टेट जो लेजिस्लेचर होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब इलेक्शंस होंगे 5 ईयर के बाद, तो उस टाइम पर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। सपोज अगर पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, पंजाब की असेंबली में सारी की सारी सीट्स को फिल करना है, तो पूरे पंजाब को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलग कैंडिडेट्स होंगे, उनको इलेक्ट करा जाएगा, तो देखिए वो फिर आगे जाके एमएलए वगैरह बनेंगे। तो ऐसे पंजाब की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। अब चाहे लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं सेंटर पर, और चाहे किसी भी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, है दोनों ही जनरल इलेक्शंस, एंड दोनों की टर्म्स भी 5 ईयर ही है। हमें पता है कि जब एक बार टर्म खत्म हो जाती है तो हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, एंड हाउस डिसॉल्व होने के बाद ही न्यू हाउस क्रिएट करा जाता है। एंड न्यू हाउस क्रिएट करने के लिए क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन, दैट इज आफ्टर 5 ईयर। अब देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस को प्रपोज करा गया है, जस्ट ये अभी तक एक प्रपोजल ही है अकॉर्डिंग टू कोविंद कमेटी, बट अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी सारी की सारी स्टेट्स की, एंड जितने भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे वो सारी की सारी सीट्स भी एट द सेम टाइम ही फिल करी जाएंगी, चाहे वो स्टेट में है चाहे वो सेंटर पर है, सेम ही टाइम पर इलेक्शंस होंगे। अभी तक ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बट ये क्या है, जनरल इलेक्शंस। अब एक सेकेंड टर्म आती है बाय इलेक्शंस की।
इसमें क्या है कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिल नहीं करा जाता है, सारी सीट्स को फिल नहीं करा जाता है। सपोज किसी एक या दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही इलेक्शंस करवाने हैं तो उन इलेक्शंस को बोला जाएगा बाय इलेक्शन। अब ये सिस्टम क्यों होता है कि सपोज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट था, जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, उसने या तो रिजाइन कर दिया है तो सीट खाली हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, या फिर उसको उसकी सीट से रिमूव ही कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। अब ये चीज लोकसभा के केस में भी हो सकती है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया गया है, उसकी डेथ हो गई है या रिजाइन कर दिया है। अब सेम चीज ही स्टेट के केस में भी हो सकती है, स्टेट असेंबली के लिए भी हो सकती है। तो देखिए, क्या पूरी की पूरी लोकसभा की सीट खाली हो गई? नहीं, सिर्फ एक दो सीट ही खाली हुई है, एक सीट खाली हुई है जिसमें रिजाइन करा गया है। ऐसे ही स्टेट में अगर स्टेट असेंबली की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट खाली हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे सारी सीट्स के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, नहीं, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं एंड इसको बोला जाता है बाय इलेक्शन। एंड देखिए, बाय इलेक्शन के लिए टाइम दिया गया है 6 मंथ का, कि अगर कोई भी सीट खाली होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो विद इन 6 मंथ ही उस सीट को फिल करना होता है एंड इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। एंड देखिए, इसमें एक और चीज भी है कि सपोज अगर पंजाब की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीट खाली हो गई थी एंड जो रिप्रेजेंटेटिव था इस सीट का, उसने अभी 2 साल की टर्म पूरी कर ली थी, लेकिन बाकी की टर्म कितनी रहती थी? 3 ईयर की, है ना। तो जब बाय इलेक्शंस के थ्रू किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट करा जाएगा, वो इन 3 ईयर्स के लिए ही रूल करेगा, मतलब कि वो पूरे के पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं करेगा, वो स्टार्टिंग से नहीं होगा, वो रिमेनिंग टर्म को ही कंप्लीट करेगा। तो ये है बाय इलेक्शन। अब एक आता है मिड टर्म पोल और मिड टर्म इलेक्शन। देखिए, मिड टर्म पोल्स भी जनरल इलेक्शंस के जैसे ही है, बट इसमें क्या है कि हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। जब एक हाउस डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं वो मिड टर्म पोल्स होती हैं। देखिए, सपोज लोकसभा में जितने भी लोकसभा में देखिए, एक हाउस जो होता है वो कब तक टिका रहता है? जब तक हाउस के मेंबर्स का सपोर्ट रहता है। अगर सपोज लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं, पार्टी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? हाउस जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सपोज वो उसकी टर्म अभी तक 5 ईयर की खत्म ही नहीं हुई थी, उसको भी पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में इलेक्शंस वापस से कंडक्ट करवाए जाते हैं लाइक जनरल इलेक्शंस। मतलब कि अब स्टार्टिंग से सारे इलेक्शंस होंगे, अब हाउस खत्म हो चुका है एंड न्यू हाउस कैसे आएगा? अगर जनरल इलेक्शंस होंगे। सो देखिए, मिड टर्म पोल्स भी जनरल इलेक्शंस के जैसे ही हैं, बट इसमें क्या है कि हाउस को खत्म कर दिया जाता है, हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। एंड लोकसभा के केस में देखिए बहुत बार ऐसी चीजें होती हुई हैं, 1980 में, 1991 में, 1999 में, तो बहुत बार हाउस को डिसॉल्व करा गया है। बहुत सारी स्टेट्स में हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ऐसे फिर स्टार्टिंग से जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं एंड एक न्यू हाउस बनकर आता है एंड उस न्यू हाउस की फिर टर्म अगेन 5 ईयर की ही होती है। सो देखिए, ये जनरल इलेक्शन के जैसे ही है। बाई इलेक्शन के लिए क्या था कि कुछ एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि खाली हुई है उसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट मिड टर्म के केस में क्या होगा? जनरल इलेक्शन के जैसे ही सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शंस स्टार्टिंग से कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड टर्म भी होगी 5 ईयर की। बट बाई इलेक्शन में क्या था कि जितनी टर्म रह गई है सिर्फ उसी टर्म के लिए ही वो कैंडिडेट रूल करेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्टोरल सिस्टम की टाइप। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ पर फॉलो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए फॉलो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो में मैं एक लिंक डाल दूंगी, आपने वहां पर जाकर इसको देख लेना है प्रॉपर विद एग्जांपल मैंने समझाया हुआ है, या फिर जो लास्ट में आई बटन होता है वहां पर जाकर आप क्लिक करोगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए, हमें पता है कि हम इंडियंस डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर हम इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एंड हमारे लिए फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा
रूल करेगा एंड डिसीजंस लेगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। सो हमारा सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में बहुत ही लिमिटेड रोल होता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में भी हमारा बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को समझने के लिए हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसमें बहुत सही एग्जाम्पल दी हुई है एंड उसी एग्जाम्पल से ही यहाँ पर मैं भी समझाऊंगी। इसके बाद आप जाकर एक बार रीड भी करोगे तो भी समझ आएगा, नहीं भी रीड करोगे तो भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल टर्म में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है कि जिसके पास ज़्यादा वोट आ गई वो विन कर जाएगा, वो कैंडिडेट विन करेगा। सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर ये कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शंस के लिए। अब देखिए सबको लोग वोट कर रहे हैं, है ना, सारे कैंडिडेट्स को लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं एंड सपोज ये वाला कैंडिडेट जीत जाता है ये वाला कैंडिडेट एंड ये विक्ट्रियस आता है। बट जो इसके पास जो वोटिंग का शेयर है ना, इसके पास इन कैंडिडेट के कंपैरिजन में जस्ट 1-2 वोट का ही डिफरेंस है। इसके पास सपोज कितनी वोट आई हैं 28। ये सेकंड वाला कैंडिडेट जो हार गया उसके पास 27 वोट थी एंड इस वाले के पास सपोज 25 वोट थी। तो क्या जो विनिंग कैंडिडेट है उसके पास मेजॉरिटी वोट थी? नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी तो तब होती ना अगर मोर देन 50% होता, दैट इज 50 + 1। अगर ये वाली वोट का शेयर होता इस कैंडिडेट के पास तब इसके पास मेजॉरिटी वोट्स होती। बट ये कैंडिडेट तो फिर भी जीत गया, इसके पास मेजॉरिटी वोट नहीं थी। तो हमारे इंडिया में देखिए यही सिस्टम फॉलो होता है। तो देखिए ये वाले जो कैंडिडेट्स थे जिसके पास एक के पास 27 वोट आई थी, एक के पास 25 वोट आई थी, तो जितने भी लोगों ने इन कैंडिडेट्स को वोट करा था ये सारी की सारी वोट क्या चली गई, वेस्ट चली गई, ये किसी भी काम नहीं आई है। ऑल्दो इस कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी वोट नहीं थी तब भी इसको मेजॉरिटी शेयर ही मिल जाता है सीट्स का, क्योंकि ये विनिंग कैंडिडेट था। अब जो हमारी एनसीईआरटी है ये सिंपल सा वैसे सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि अगेन मैं पहले समझा चुकी हूँ। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कांग्रेस पार्टी की एक एग्जाम्पल दी हुई है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। ओके, इसमें ना 1984 के इलेक्शंस का दिया गया है जो एग्जाम्पल है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। सो जो लोकसभा के 1984 में इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को 415 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543। सो देखिए इसके पास सबसे ज्यादा सीट्स का शेयर था लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास, मतलब कि मोर देन 80% जो सीट्स थी वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। बट अगर आप इस टेबल को देखोगे तो यहाँ पर कांग्रेस के पास जो वोटिंग का शेयर था वो 48% था, इसके पास मेजॉरिटी वोट्स भी नहीं थी, इसके पास मोर देन 50% वोट्स नहीं थी। स्टिल इसके पास जो सीट्स आई वो 415 आई, मैक्सिमम सीट्स आई इसके पास। और जो बीजेपी थी उसके पास देखिए 7.4% शेयर था वोट्स का, इतने परसेंट लोगों ने बीजेपी को वोट करा था। बट जो सीट का शेयर आया था इसके पास 2 ही थी, दैट इज इवन लेस देन 1% जो सीट थी वो बीजेपी की साइड गई थी। ठीक है, अब ये वोटिंग देखिए हुई कैसे थी। अगर हम जनरल इलेक्शन वाला जैसे मैंने आपको बताया था 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिवाइड करी जाएंगी एज पर डिलिमिटेशन कमीशन। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करा जाएगा एंड जिस रिप्रेजेंटेटिव को मैक्सिमम वोट्स मिल गई, चाहे फिर वो वोट एक ही नंबर से ज्यादा हो, वो कैंडिडेट एक विनिंग कैंडिडेट होगा। जैसे कि अगर कांग्रेस के पास सपोज 48% वोट आई थी एंड जो बीजेपी थी उसके पास अगर 46% वोटिंग का शेयर भी आता तो भी कांग्रेस पार्टी ही एक विनिंग कैंडिडेट होती, कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर जीतती, क्योंकि जो मैक्सिमम शेयर था वो किसके पास गया, कांग्रेस के पास ही गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कैंडिडेट को पार्टी को जीतने के लिए मेजॉरिटी शेयर नहीं चाहिए वोटिंग का,
उनको बस एक मैक्सिमम वोट चाहिए, दूसरे के कंपैरिजन में उसको मैक्सिमम वोट्स चाहिए एंड वो जीत जाएगा। एंड ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एंड इसी को ही प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोलते हैं। एंड जितने भी लूजिंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैंडिडेट हार गए हैं, उनके पास जो भी वोट्स थी वो सारी की सारी वोट्स वेस्ट चली जाएंगी। शायद इसीलिए ही बाद में नोटा सिस्टम भी आया था कि ठीक है जी, हमने तो किसी भी पार्टी को वोट करना ही नहीं है। अब देखिए जो सेकंड सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एक ना कंपैरिजन भी दिया गया है, जो एनसीईआरटी की बुक है, बहुत सही है कंपैरिजन। देखिए कंट्री को स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था। इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बोल सकते हैं, एंड इन जियोग्राफिकल एरियाज को डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। ये भी टर्म आपकी एग्जाम में आ सकती है। देखिए डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को। एंड जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें लार्जर जियोग्राफिक एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें क्या था, देखिए एफपीटीपी में क्या था कि स्मॉल एरियाज में डिवाइड करा जाता है, लेकिन पीआर सिस्टम में क्या है कि लार्ज एरियाज ही होते हैं। एंड देखिए पूरी की पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है। एंड देखिए सेकंड और क्या है इसमें कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, एंड इसमें मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट हो सकते हैं। और ये क्योंकि देखिए ये ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि जितने वोट्स का शेयर है उतनी ही सीट्स, तो इसमें ना हर एक पार्टी को सीट का शेयर मिल जाता है जितना उनको वोटिंग का शेयर मिला था। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या है, जो बाकी की पार्टीज रह गई जिनके पास सीट्स का उतना शेयर नहीं आया था, जिनके पास उतनी वोट्स नहीं आई थी, सॉरी, उनको उनको तो सीट्स मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, एक मिले दो मिले। बट इसमें क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि जितनी वोट्स मिली है उसी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही सीट्स भी मिल जाती हैं। तो सारी की सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ सीट्स तो मिलती ही हैं। और इसमें क्या दिया गया है कि वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर पार्टी के लिए वोट करा जाता है। जैसे कि बताया कि हर एक पार्टी को वोटिंग शेयर के अकॉर्डिंग ही सीट्स भी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर पार्टी के लिए वोट करा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन द वोट्स। ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है ये कांग्रेस वाली एग्जाम्पल में कि कैसे कंपलसरी नहीं है कि किसी के पास मेजोरिटी वोट आई हो ना आई हो, अगर वो कैंडिडेट जीत गया है तो सीट्स तो मिल ही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वोटिंग के शेयर के अकॉर्डिंग ही सीट्स मिलती हैं। जितना वोटिंग का शेयर है पार्टी का, उस पार्टी को उतनी ही सीट्स मिलेंगी। नेक्स्ट एफपीटी में क्या है कि यहाँ पर मेजोरिटी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि जो भी विनिंग कैंडिडेट हो उसके पास मेजोरिटी शेयर्स ही हो वोटिंग का। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शंस गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, उसके पास ही मैक्सिमम शेयर होता है वोट का। एंड यहाँ पर लास्ट एग्जांपल दी गई है यूके एंड इंडिया की। एंड जो पीआर सिस्टम है वो इजराइल नेदरलैंड में फॉलो होता है। तो ये तो था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ था, एंड आगे जाकर हमने डिफरेंट कमेटीज़ को भी कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, सारे आर्टिकल्स वगैरह जो रेस्ट ऑफ दी चीज़ें दी गई हैं लक्ष्मीकांत में वो तो सारी की सारी साथ में कवर हो ही जाएंगी। सो देखिए जो हमारे इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम था वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इस्टेब्लिश हो गया था। 1949 में हमारे इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। ओके 25 या फिर 24 नवंबर का एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में। आर्टिकल का नाम मैं बता रही हूँ, आप आकर एक बार सर्च करना और उस आर्टिकल को रीड करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल है। एंड मीन्स के लिए कुछ आप पॉइंट्स ले सकते हो इस आर्टिकल के लिए। सो देखिए ये आर्टिकल आप रीड करें। अब ये इलेक्टोरल सिस्टम जो होगा इंडिया का इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन अगर इससे पहले हम चले प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो कैसे इवॉल्व होता है वो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखिए आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में सिपाही म्यूटनी हुई थी। उसके बाद देखिए जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सारी की सारी पावर्स को सीज कर लिया था एंड खुद कंट्रोल ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी पावर, अब कंट्रोल उनके पास नहीं रहा था, सिर्फ वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन को। सारी अल्टीमेट गवर्नेंस किसके पास चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास। लेकिन इंडियन लोगों के पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी तक। अभी तक सिर्फ कंट्रोल ही ब्रिटिश क्राउन के पास गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से आफ्टर सिपाही म्यूटनी।
फिर आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एंड 1892। 1861 एंड 89 का पीरियड आते आते ना, ये टाइम आते आते कांग्रेस पार्टी एंड और भी जितनी भी बाकी की पार्टीज थी वो सारी की सारी स्ट्रगल कर रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हमें भी जो काउंसिल्स हैं, जो भी असेंबलीज वगैरह हैं, हमें भी अपना कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। एंड उनकी स्ट्रगल कब फ्रूट्स बेयर करती है, जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है 1861 का एंड 1892 का। इंडियन काउंसिल्स में उनको इंडियंस को लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ओनली लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, बट इसमें भी इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। यहाँ पर नॉमिनेशन का ही सिस्टम होता है। देखिए, अब इंडियंस को इलेक्ट तो करा जा रहा है इंडियन काउंसिल्स में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर थी, बट उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं करा जा रहा है अभी भी। उनको नॉमिनेशन के थ्रू ही इलेक्ट करा जा रहा है। जो भी गवर्नर्स वगैरह हैं वो ही नॉमिनेट करके राजे महाराजाओं को इंडियन काउंसिल्स में लेके आ रहे हैं। एंड वो जो राजे महाराजे थे वो अब जनरल पब्लिक को तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। देन फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी एक्ट्स हैं ना, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं पॉलिटी के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, वो भी आप जाकर एक बार देख सकते हो अगर आपको डिटेल में समझना है। सो देखिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। अब ये जो रिफॉर्म है ना, ये लेके आते हैं इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें आती है सेपरेट इलेक्टोरेट की रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मुस्लिम को कुछ पावर दे दी जाती है कि वो अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही वोट करके चूज कर सकते थे। तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो देखिए, अब ये सारे के सारे लोगों को तो रिप्रेजेंटेशन दी नहीं जा रही है। यहाँ पर उन्होंने एक कम्युनल वायोलेंस को, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को ऐड कर दिया ब्रिटिशर्स ने। बट एट द सेम टाइम आप ये बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था उसने लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दे दी थी, एंड दिस टाइम इट वाज इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। पहले जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थे उसमें इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया उसने इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दी, ऑल्दो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी इसमें, एंड ये लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन भी थी, बट क्या थी, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन थी। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दैट इज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब इन्होंने क्या करा, इस इलेक्टोरेट को ना एक्सपैंड कर दिया। ये जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट थे ना, इसमें इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्चुअली पहले में मुस्लिम्स के लिए था, अब इसमें देखिए टैक्स पेयर भी ऐड हो गए 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी वो लोग भी इसमें ऐड हो गए, लेकिन एक सीलिंग लगा दी गई थी। सो 19 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक्ट और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इन्होंने क्या करा, इसने दो तीन चीजें करी। एक तो इसने डायरार्की इंट्रोड्यूस कर दी थी, सेंटर का अलग सिस्टम, जो प्रोविंसेस का अलग सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पर जो स्टेट्स थी उनको क्या बोलते थे, प्रोविंसेस। सो साथ में इन्होंने क्या कर दिया, जो प्रोविंसेस था, देखिए पहले क्या था, इंडियन काउंसिल्स जो सेंटर वाला पोर्शन था ना, उसी में ही रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी इंडियंस को। जो 1909 का एक्ट था उसने आगे क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसने इस सिस्टम को एक्सपैंड कर दिया, टैक्स पेयर को भी ऐड कर दिया, प्रॉपर्टी ऑनर को भी ऐड कर दिया। साथ में ही इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने क्या करा, एक डायरार्की का सिस्टम ऐड कर दिया, एंड उस डायरार्की के अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, दैट इज जो स्टेट की काउंसिल थी, उसमें भी अब इंडियंस को कुछ हद तक रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड इस एक्ट ने क्या करा, पहले जो प्रोविंसेस थी उनको कुछ हद तक पावर्स दी गई थी प्रोविंशियल, अब क्या कर दिया 1935 के एक्ट ने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, एंड इलेक्टोरेट को आगे और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, मतलब और भी ज्यादा लोगों का शेयर इसमें ऐड होने लगा, जिनके पास वोटिंग राइट आने लगे। ओके, फिर आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब देखिए, हमें आज़ादी मिल चुकी है। आज़ादी के बाद सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करा गया था, है ना। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसी में ही देखिए इलेक्शंस के लिए भी बहुत सारी डिबेट्स हुई। उन डिबेट्स का क्या रिजल्ट निकला कि
जो इंडिया है उसके लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को ही अडॉप्ट करा जाएगा। दैट इज एक सर्टन लिमिट, जो एज लिमिट रखी गई थी, आई गेस वो 21 थी, 21 जो एज थी रखी गई थी, बाद में इसको कम करके 18 करा गया था। सो देखिए 21 डेट रख दी गई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रख दी गया कि सारे के सारे लोग एक लिमिट तक जो एज है जिनकी, वो सारे के सारे लोग अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका पर्पस क्या था? ये जो असेंबली की डिबेट्स हुई, एक सीलिंग रखी गई एज की, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट करा गया, इसका पर्पस था कि ये शो करना कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे से ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड ये जो इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस इंक्लूसिव होंगे। देखिए अब ये जो टर्म्स है ना, जैसे इंक्लूसिव, अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा अगर आपको मेंस में कोई क्वेश्चन आया इलेक्शन की एवोल्यूशन से रिलेटेड या फिर इसके रिफॉर्म्स से रिलेटेड, तो आप इन सारी चीज़ों को तो लिखोगे, बट ये तो नहीं होगा ना कि पूरे के पूरे एक्ट्स को एक्सप्लेन करने लग जाओगे या फिर सारे के सारे आर्टिकल्स को लिखने लग जाओगे। नहीं, ये चीज़ आप नहीं करोगे, बस आप चीज़ों को मेंशन करोगे। बट मेंशन करते टाइम भी आपके पास सर्टन वर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि इंक्लूसिव वर्ड है, इस इंक्लूसिव वर्ड को आपने लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बाद इंक्लूसिव इलेक्शंस आए थे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी आई थी हमारे इंडिया में, है ना। तो ये चीज़ें लिखनी है। फिर साथ में ही देखिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और रिजल्ट क्या निकला था, कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 से लेकर 329, दैट इज आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो थे वो इलेक्शन से ही डील करते थे। जो आर्टिकल 324 है उसने क्या कह दिया कि इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि इलेक्शंस जो होंगे उनको देखेगी, है ना, इंश्योर करेगी कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं इंडिया में वो डेमोक्रेटिक वे से हो रहे हैं, फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पर रिगिंग नहीं हो रही है ना, बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना किसका काम था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। एंड बाद में देखिए 1950 में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बन के आता है। एंड जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स थे 325 से लेकर 329 तक, इनको क्या इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कि इलेक्शंस का फ्रेमवर्क कैसा होगा, है ना, कैसे लॉज होंगे, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो एरियाज हैं, उनका डिलिमिटेशन कैसे करा जाएगा, किसी भी एरिया में किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, जैसे कि रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, किसी भी तरीके का कोई रिलीजन ना हो। ये सारी की सारी चीज़ें देखिए इन आर्टिकल्स में लिखी गई थी। इन आर्टिकल्स को भी आगे जाकर हमने डिटेल में देखना है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर हमें एक ना सीक्वेंस में चलना है। जैसे कि हमने पहले इलेक्शंस को कवर कर लिया, टाइप उसकी देख ली, फिर उसके बाद इलेक्शन जो वोटिंग सिस्टम है उसको देख लिया। अब देख रहे हैं हम कि कैसे इलेक्शन सिस्टम हमारा इंडिया का धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमने डिफरेंट कमेटीज़ को भी देखना है। अब वो जो आगे कमेटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम उनको ही कवर करेंगे। अब देखिए ना, ये आर्टिकल्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद देखिए हमारे इंडिया में फिर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं 1951-52 में। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड करे जाते हैं इंडिया में विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड देखिए अब हम जब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सिंबल्स होते हैं पार्टीज के। वो सिंबल्स का सिस्टम इंडिया में क्यों आया था? देखिए जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, जो 85% पॉपुलेशन थी इंडिया की उस टाइम पर इलिटरेट थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वैसे ही बहुत बुरा हाल कर दिया था इंडिया का। तो एक इनोवेटिव मेजर लेके आया गया। वो इनोवेटिव मेजर क्या था कि सिंबल्स का, कि अगर लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो पार्टी के सिंबल को देखें, उस सिंबल के बेसिस पर ही फिर वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना वोटिंग कास्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए जो 1950 था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका था, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन चुकी थी। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी इस बॉडी को कि आपने इलेक्शंस को देखना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना है। अब देखिए जब स्टार्टिंग में बॉडी बनी थी ना, सिर्फ इसमें एक ही मेंबर था और वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे जैसे काम बढ़ता गया इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत फील हुई। सो 1989 में इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन इसमें भी ना काफ़ी
चेंजेस हुए, जैसे कि पहले इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, फिर 1990 में नेक्स्ट ईयर में फिर से इसको एक सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। बट फिर से जब काम नहीं संभाला गया तो 1993 में अगेन एंड फाइनली इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी ही रखा गया। अब इसमें 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा इसमें एंड 2 इसमें इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिसको जब हम इलेक्शन मशीनरी का टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमने सारे मेंबर्स को देखना है और हर एक मेंबर का रोल क्या रहता है जब भी इलेक्शंस होते हैं, वो चीज़ें भी हमने कवर करनी है। फिर एक और डेवलपमेंट आती है हमारे इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम में, जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 आता है। इसमें क्या करा जाता है, जो 21 की एज थी उसको कम करके 18 ईयर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है, सो दैट जो यूथ है इंडिया की है ना, उसको भी पार्टिसिपेट करवाया जाए इलेक्शंस में। ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े लोग ही पार्टिसिपेट करें, इंडिया की यूथ का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना था। देन आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। इसमें देखिए अब क्या हो रहा था ना, इतना टाइम हो चुका है हमारे इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ना अब करप्शन भी थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ मेंबर्स जो हैं इस पीरियड तक क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो ना वो ये कहता है कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अंडर स्क्रूटनी होनी चाहिए, अंडर पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को वो चूज कर रहे हैं वो कैंडिडेट कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, क्या वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। देखिए इसके बाद ही ना फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये ऑर्डर पास करा था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को पब्लिश करना होगा। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारी की सारी ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपने अपना आंसर लिखना है उसमें सारी की सारी चीज़ों को अगर आप आंसर लिखोगे ना, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे तो वो 360 डिग्री कवरेज होती है ना जो किसी टॉपिक की, वैसे वाला टॉपिक बन जाएगा, वैसे वाला आंसर बन जाएगा। सो देखिए ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशंस भी करी जाएंगी। ईवीएम मशीन आएगी है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आजकल भी चलती है। फिर उसके बाद वीवीपैट भी आता है। अच्छा वीवीपैट नोटा आता है, देन उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आता है। ये सारी चीज़ें एंड इसके बाद जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं प्लस जितनी भी कमेटीज़ हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट के लिए क्यों रख रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये करंट टॉपिक है, अभी भी जो चल रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, वन नेशन वन इलेक्शन, कोविंद कमेटी, इससे पहले जितनी भी कमेटीज़ आई हैं, वीवीपैट आया है ना, नोटा आया है, क्यों आया है, ईवीएम मशीन, इन सबको हमने एक ही वीडियो में कवर करना है। उसके बाद हम सारे आर्टिकल्स वगैरह जो भी इलेक्शन मशीनरी है, इलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ कवर करेंगे उसके बाद देन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करें, फीडबैक दें अपनी कमेंट्स में। अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी बताएं, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरी वीडियोस को पिक करेगा एंड वीडियो आगे जाएगी। अदरवाइज वीडियो आगे नहीं जाती है अगर कोई भी लाइक शेयर ना हो या फिर सब्सक्राइब ना हो या फिर कोई कमेंट ना हो। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें करें एंड अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।